फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने स्टार्ट करना है आज। फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको कहा था देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नंबर वन जो है वो है रेक्टेंगुलर फॉर्म। नंबर वन हमारे पास है रेक्टेंगुलर फॉर्म। नंबर टू इज पोलर फॉर्म एंड नंबर थ्री इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म आपके पास उसमें ये फॉर्मेट होता है a प्लस बी आयोटा। और रेक्टेंगुलर फॉर्म हेल्पफुल है टू मेक आर्गन डायग्राम। ये आर्गन डायग्राम बनाने के लिए हमें हेल्प करती है। ठीक है, अभी जब जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था, अगर आपको याद हो, तो वो भी हमने ऐसे लिखा था z इक्वल्स टू a प्लस बी अयोटा। सो बेसिकली ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, पोलर फॉर्म क्या है बेटा? बेसिकली पोलर फॉर्म इज द ब्रिज बिटवीन रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी मुझे रेक्टेंगुलर से एक्सपोनेंशियल में जाना है तो मुझे पोलर के थ्रू जाना पड़ेगा, और एक्सपोनेंशियल से मुझे रेक्टेंगुलर में आना है तो वो भी पोलर के थ्रू आना है। ठीक है, यानी रेक्टेंगुलर को पहले आप कन्वर्ट करें किस में? पोलर में। फिर पोलर को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल में। डायरेक्ट नहीं होता, एक्सपोनेंशियल से पोलर में और फिर पोलर से हम किस में आते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म। सो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपको एक्सपोनेंशियल से रेक्टेंगुलर में जाना हो या आपको रेक्टेंगुलर से एक्सपोनेंशियल में जाना हो, आपको पोलर के थ्रू जाना पड़ेगा। पोलर की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और एक्सपोनेंशियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा ये है आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। जो मैंने बता दिया, पोलर फॉर्म इज यूज टू कन्वर्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसके अलावा भी अगर वो कहे आपको पोलर फॉर्म के अंदर आंसर दे दें तो हम पोलर में कन्वर्ट कर देंगे। एंड इन दिस पोलर फॉर्म आर जो है वो क्या होगा? मॉडुलस होता है एंड थीटा इज आर्ग्यूमेंट। थीटा क्या होता है बेटा? आर्ग्यूमेंट होता है। सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आर मॉडुलस है और थीटा जो है वो आर्ग्यूमेंट है। एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज यूज टू सॉल्व हायर पावर। यानी z टू द पावर ऑफ 5 आ गया, z टू द पावर ऑफ 10 आ गया। तो ये जो हायर पावर होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, इनको किसके थ्रू सॉल्व करते हैं बेटे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर एक नोट लिख लो आप लोग। और बेटा वो नोट क्या है? वो नोट है इन केस ऑफ exponential form, theta is always in radian। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा आपने जो थीटा लेना है वो हमेशा किस में लेना है? रेडियन में लेना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थीटा किस में होगा बच्चों? रेडियन में होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा and write your answer in the form r e to the power iota theta। ठीक है, अच्छा जी ठीक है। पहले कह रहा है मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल लें और फिर अपना आंसर इस फॉर्म में लिखें। तो लें जी मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस का मेथड हमें पता है कि अगर हमने मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस ऑफ जी फंक्शन, तो हम ऐसे लिखते हैं जी मॉडुलस इक्वल्स टू
1 का स्क्वायर। अब देखो बेटा आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। अगर आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि क्या है वहां पे 1 है बेटा। स्क्वायर रूट ले लें तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारा मॉडुलस आ गया। ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट थीटा फाइंड करना है। आर्ग्यूमेंट थीटा। आर्ग्यूमेंट थीटा निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स बी ओवर ए। तो बताओ बेटा tan इनवर्स बी की वैल्यू क्या है। बी होता है जो अयोटा के साथ अयोटा का कोफिशिएंट हो, वो 1 है। और ए होता है जो रियल आपका पार्ट है। तो अल्फा इक्वल्स टू ये आ रहा है बच्चों tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 5/4। π/4। क्यों, हम 45 नॉर्मली लिखते होते थे, लेकिन बेटा इस केस में हमें किस में कन्वर्ट करना है अपने आंसर को, r⁴ एयोटा थीटा के। और ऊपर मैंने नोट लिखवाया कि इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम एंगल जो है वो किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। यही रीजन है कि मैं यहाँ π/4 लिखूंगा, मैं 45 नहीं लिखूंगा। ठीक है। बट हमें पता ठीक है है ये सर। हमारा आंसर नहीं है। अभी फाइनल आंसर सर निकालने के लिए एक छोटा सा ग्रेड बनाएंगे। जी बेटे। सर अभी तक हमने इस क्लास में कितना आगे कवर कर लिया, बट एक्सपोनेंशियल तक पहुंच गए? बेटा यही अभी यहीं से स्टार्ट हुआ है, रेक्टेंगुलर और पोलर अच्छा ठीक है। फॉर्म्स। ठीक है अच्छा। ओके। सो मैंने कहा था आप लोग अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आर्गन डायग्राम पे उसका स्केच बनाओगे। जैसे 1 प्लस अयोटा है ना, तो बताओ 1 प्लस अयोटा कहाँ आएगा, रियल भी 1 है, इमेजिनरी भी 1 है। तो आपकी ये लाइन ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ रहा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको याद है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा होता है, सेकंड में 180 माइनस अल्फा होगा। अगर हम क्लॉकवाइज आएंगे तो ये माइनस अल्फा है और ये -180 माइनस अल्फा है। इधर से आएंगे तो ये वाली वैल्यूज और इस तरफ से आएंगे तो वो ऊपर वाली वैल्यूज। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट थीटा है दैट लाइज बिटवीन -180 एंड +180। सो -180 और +180 के दरमियान होता है ये हमें बात पता है। क्लियर है। अच्छा अब हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारा अल्फा ही आर्ग्यूमेंट थीटा है। सो आर्ग्यूमेंट थीटा इज एक्चुअली इक्वल्स टू अल्फा एंड दैट इज π/4। सो हमारा आंसर आ गया बेटा π/4। क्लियर है। अब देखो मेरे पास अल्फा भी यानी आर्ग्यूमेंट भी आ गया और मेरे पास मॉडुलस भी आ गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने लगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या थी, r e⁴ आर कहते हैं बेटा मॉडुलस को। और मॉडुलस की वैल्यू अभी हमने निकाली है एंड दैट इज √2 e⁴ अयोटा तो जो है वो तो आपके पास सिंबल है ना, थीटा की जगह क्या आएगा π/4। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अगर इसी में वो आपको कहता सेकंड पार्ट में, शो दैट z⁴ is a रियल नंबर। ठीक है, z⁴ इज अ रियल नंबर। बेटा ये आपने z ही निकाला ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, बस उसकी फॉर्म चेंज है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब वो कह रहा है z⁴ करें। अब बेटा अगर आप वो जो वापस आओ जरा ऊपर क्वेश्चन में, अगर आप इसकी पावर 4 करोगे तो आपको यहां पर एक ही आपका ऑप्शन बचता है दैट इज बाइनोमियल। और बाइनोमियल में इस अयोटा को कैरी करना और इसको फिर
प्रॉपर ठीक तरीके से सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट। अभी तो पावर 4 आई है, 10 दे दे पावर, तो क्या आप वो 10 वैल्यूज को एक्सपेंड करोगे? एक्सपेंड करने के बाद फिर अयोटास को स्क्वायर और क्यूब और 4 बनेंगे, उनको कैसे हैंडल करोगे? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम इसको इस फॉर्म के अंदर पावर लें। तो यही रीजन है, मैंने ऊपर लिखवाया था बच्चों को कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज यूज टू सॉल्व हायर पावर। जब भी इस तरह की पावर आ जाए 4 5 6, हम इसे एक्सपोनेंशियल से सॉल्व करेंगे। देखना जरा, उसने कहा z टू द पावर ऑफ 4 सॉल्व करके दिखाएं। हमने कहा देखो भाई, z टू द पावर ऑफ 4 का मतलब है ये भी तो z है ना, ये वाला, इसकी पावर 4 ले लो, पाई ओवर 4 होल पावर कितनी आ गई है? देखो बेटा 4 आ गई। ये वाली बात समझ आई है बच्चों? ये वाली बात समझ आई है सबको? जी सर। वेरी गुड। सो अब देखें जरा, मुझे बताओ, टू स्क्वायर रूट 2 की पावर 4, चाहे कैलकुलेटर पे कर लो, स्क्वायर रूट 2 की पावर 4, बेटा ये कितना आ रहेगा? ये 4 आ जाएगा। और यहाँ तो पावर्स आ रही हैं, एयोटा पाई बाय 4। रूल क्या है इंडेक्सिस का, कि अगर x की पावर आ रही है 4 और बायर भी पावर लिखी है 4, तो आप बेटा इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना। तो यहाँ देखें, यहाँ पे हम इंडेक्सिस का रूल लगा रहे हैं कि ये और ये वाली पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। इंडेक्सिस का रूल लग रहा है। तो लें बेटे, ये एयोटा पाई बाय 4 के साथ ये बायर वाला 4 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो बेटा ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, तो 4e टू द पावर अयोटा पाए, ये हमारा क्या आ रहा है? आंसर आ गया। ठीक है। अब अगर आप नोट करें तो बेटा ये r जो है, r, हमारे पास r फॉर दिस केस इज 4, यानी मॉडुलस यहां पर 4 आ रहा है। और ये देखें, ये थीटा होता है ना, यहाँ पे ये थीटा, थीटा बेटा यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है? पाए। ठीक है। तो अब अगर हम ये देखें कि मॉडुलस हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, सो मॉडुलस की वैल्यू है 4 और थीटा की वैल्यू है पाए। तो चेक करें, क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म में या पोलर फॉर्म में? क्योंकि उसकी वजह बेटा पता क्या है, ये देखो, ये देखो जरा, ये देखो, बात समझो। उसने कहा था आपका आंसर रियल नंबर आएगा। क्या इसको देख के आपको लग रहा है कि प्रूव हो गया कि हमारा आंसर रियल आ गया? अभी तो आंसर कुछ भी आ सकता है, बिकॉज ऑफ दिस अयोटा इमेजिनरी होगा आंसर। तो इसीलिए अभी प्रूव नहीं हुआ कि हमारा आंसर रियल है। यही रीजन है कि बेटा मैंने यहां से इसको मॉडुलस को अलग कर लिया और थीटा यानी आर्ग्यूमेंट को अलग कर लिया। अब मैं लगाने लगा हूं आपके सामने पोलर फॉर्म, विच इज r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो बच्चों r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू 4 है। cos थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा पाई है। अयोटा साइन थीटा की जगह क्या आएगा? पाई। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपको वो ग्रेड याद है साइन और कॉस के? साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखो, साइन की वैल्यूज क्या होती थी बेटा? साइन की वैल्यूज, साइन 0 पे 0, साइन 90 पे 1, साइन 180 पे 0, साइन 270 पे 1 -1, कॉस 0 पे 1, कॉस 90 पे 0, 180 पे -1 और ये 0। अब आप चेक करें, पाई हम किसे कहते हैं? पाई 180 को कहते हैं ना। तो बेटा बताओ जरा, कॉस 180 की वैल्यू कितनी है?
क्या cos 180 की वैल्यू -1 है? sin 180 की वैल्यू कितनी है? sin 180 की वैल्यू 0 है, -1। अयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 0 नहीं आएगा। तो क्या हमारा फाइनल आंसर इज -4, विच इज अ रियल नंबर। तो देखें, प्रूव हो गया कि हमारा आंसर रियल आ रहा है। ये बेटा बात क्लियर है? प्रूव हो गया ना कि हमारा आंसर रियल आ गया। इसी में अगर वो आपको कह देता, वो कहता है जी फाइंड z⁻⁶ इन द फॉर्म a+b/, यानी कह रहा है z⁻⁶ का आंसर निकाल लें, और जो आंसर है वो अपना लेकर आए a+b/, की फॉर्म में। ठीक है जी। हमें एक बात पता है कि z⁻⁶ हम इस फॉर्म में डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। पहले हम इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कन्वर्ट कर लेंगे उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में। बेटे वो देखो, उसने आपसे जो आंसर मांगा है ना, वो आंसर मांगा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। हमें पता है हायर पावर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में सॉल्व नहीं करते, तो हम इसे एक्सपोनेंशियल में सॉल्व करेंगे और फिर रेक्टेंगुलर में चेंज कर लेंगे। तो देखना बेटा क्या होगा। z का मॉडुलस मैंने ऊपर निकाला हुआ है, चेक करें, ये रहा। ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया था ना, ये रहा। बल्कि हम इसको यहीं से उठा लेते हैं कि ये z वैल्यू है हमारी, ये हमारी z वैल्यू है। और अब हमें इसकी पावर 6 लेनी है बेटे। पावर 6 करने लगा हूं, ध्यान से देखना। z⁻⁶ √2 e⁻i⁴ दोनों की पावर 6 होगी बेटे। ठीक है। अब मुझे बताओ √2 की पावर 6 क्या होता है? √2 की पावर 6 क्या होगा? क्या ये बेटा 8 आएगा? देखो √2 की पावर 6 का मतलब है मैं इसको स्क्वायर स्क्वायर और ऐसे लिख सकता हूं। तो ये कैंसिल होगा, देखो 2 4 और 6 पावर हो जाएगी ना, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 2 और 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आंसर आ गया। e⁻i⁴ अब बेटा ये π/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया। तो ये लेने चलो, तो हमारा आंसर आ रहा है 8 e⁻3π/2। बट क्या उसने आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मांगा था? नहीं, उसने तो कहा था आपने अपना आंसर देना है बेटे इस फॉर्म में, विच इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। चलें कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। हमें पता है यहां से r की वैल्यू कितनी है, 8, और यहां से थीटा की वैल्यू कितनी है, 3π/2। लो भाई, क्या करेंगे? मैंने कहा था एक्सपोनेंशियल डायरेक्ट रेक्टेंगुलर में नहीं जाती, इसे पहले पोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। सो बेटा r की वैल्यू है 8, cos थीटा की जगह आ रहा है 3π/2, अयोटा साइन की थीटा की जगह 3π/2। बेटे अगेन वो ग्रेड ले जाते हैं वापस ऊपर से। लो जी, ये आ गए। अब मुझे बताओ 3π/2 क्या होता है? मैंने आपको कहा था पाई को आप कंसिडर कर लेना कि ये 180 है, तो 180 को 2 से डिवाइड किया, 90, 90 इंटू 3 कितना होता है, 270।
तो चेक करो बेटा, कॉस की 270 पे वैल्यू कितनी है? कॉस की 270 पे वैल्यू बताओ जरा क्या है? क्या कॉस 270 पे जीरो नहीं है बेटे? ये देखें। और साइन 270 पे क्या है? -1। तो कॉस 270 पे आ गया जीरो, तो ये बेटा हो गया जीरो, और ये आ गया -1। तो बेटा ये आ जाएगा 8, और अंदर आ जाएगा -8। सो -8 ये हमारा आंसर आ रहा है। ये पोलर में आ गया, ठीक है, कि रेक्टेंगुलर में आ गया? देखो हमने पोलर में पुट किया था, लेकिन जो आंसर आया वो ऑलरेडी वो देखो रेक्टेंगुलर में आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 - 8 अयोटा? तो बच्चों चेक करो, क्या ये a + b अयोटा वाली फॉर्म नहीं है? तो देखें ये हमारा आंसर आ गया, जो उसने रिक्वायरमेंट दी थी उसी में। क्लियर है? इसमें कोई मसला तो नहीं है? नो सर, क्लियर। गुड है। यहां तक इसका मतलब सारे बच्चों को क्लियर हो गया। अब जी हमने नेक्स्ट जो चीज करनी है दैट इज लोकस। लो बेटे, ये लास्ट टॉपिक है इसका, और इसके काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान से समझना इसे। लोकस। बेटा लोकस में दो चीजें आएंगी। लोकस कहते हैं वो जो रिक्वायर्ड हमारे पास एरिया है ना, या लाइन है, या डिस्टेंस है, जो भी चीज आप कैलकुलेट करने वाले हो, ठीक है, वो कह रहा है जी फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट दिस, फाइंड द लोकस ऑफ द लाइन दिस, जो भी वो कह रहा है आपको, आपने वो लोकस जो है ना, वो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा, वेदर इट इज अ शेडेड रीजन, वेदर इट्स अ लाइन और इट्स अ डिस्टेंस, जो भी आपके पास हो, दैट इज लोकस। लोकस में दो चीजें हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। एक है बेटा सर्कल, और एक है बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दो चीजें ही बनवाएगा लोकस में आपसे। हाँ, इसके अलावा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ ले, वो आपसे लीस्ट पॉसिबल एंगल पूछ ले, मैक्सिमम एंगल पूछ ले, वो कई चीजें होंगी। बट जो ड्राइंग है ना, ड्राइंग जो ड्रॉ करनी है हमने चीजें, वो यही दो ड्रॉ करनी है। मैं यहां पर ना विद रिस्पेक्ट टू ड्राइंग बात कर रहा हूं, कि यानी जो ड्रॉ करने वाली है ना, वो यही दो चीजें। उसके बाद वो कुछ चीजें और एक्स्ट्रा हैं जो वो पूछेगा हमसे, वो हम उसको बता देंगे, बट विद रिस्पेक्ट टू ड्राइंग यही चीजें हैं। अच्छा, सर्कल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जाने से पहले, या मैं एक जर्नल पहले आप लोगों को ये बताता हूं, ये देखें। सर्कल का क्वेश्चन ना कुछ ऐसे होगा, वो कहेगा जी डिस्टेंस, वो कहेगा ऐसे, ये इस तरह की आपको एक फॉर्मेट देगा, 2 + 3 अयोटा मॉडुलस इक्वल है किसके, सपोज 4 के। ठीक है बेटे, जब भी वो आपको ये कहे कि डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट, तो समझ जाओ ये सर्कल बनेगा। बेटे वो अगर कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट, तो समझ जाना वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। मैं बताता हूं ये कैसे पता चलेगा कि डिस्टेंस वन पॉइंट से है।
अगर डिस्टेंस है फ्रॉम 2 पॉइंट्स, तो बेटा समझ जाना कि ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, क्या मतलब है ये डिस्टेंस फ्रॉम 1 पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ये क्या बात है? ये देखना बेटा, सबसे पहले आप ये सीखें कि इसको रीड कैसे करूंगा मैं, ये वाली वैल्यू इसको रीड कैसे करूंगा, तो आपको मेरी ये बात समझ आ जाएगी कि डिस्टेंस फ्रॉम 1 पॉइंट मैं क्या कहना चाहता हूं। बच्चों ये देखो, मॉडुलस, आपको याद है जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे तो वहां पर भी हम लोग ये डिस्टेंस फॉर्मूला में यहां डी के साथ मॉडुलस का साइन लगाते थे, ये मॉडुलस। तो ये मॉडुलस का मतलब है डिस्टेंस। यहां पे मॉडुलस का क्या मतलब है, डिस्टेंस। अच्छा जी, डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस ऑफ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम, कहां से, ये जो पॉइंट दिया हुआ है 2 3 से, डिस्टेंस ऑफ जी कॉम्प्लेक्स, इसको रीड करना सीखो बेटा, तो ये रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम दिस पॉइंट इज 4, इज 4। So distance of the complex number z from point 23 is 4, ये इसका मतलब है बेटा। बात समझ आई? अगर देखो ऐसे लिखा हुआ है, फिर वो जो माइनस का साइन है उसका नहीं कुछ करना? ये बेटे ये जो माइनस है ना ये वाला, ये आपके इसी फॉर्मेट का पार्ट है, ये इसी फॉर्मेट का पार्ट है, यहां हमेशा माइनस होना चाहिए। देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना z, और यहां मैं लगा दिया अगर प्लस, और बाहर लिख रहा हूं +2, और ये देखें सेम मैंने वो सारा कुछ लिखा इक्वल्स टू 4, देखना जरा, तो बेटे बाहर प्लस नहीं हो सकता, ये फॉर्मेट चेंज नहीं हो सकता, ये माइनस ही रहना है। मैं आपको ना इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाता हूं पहले। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा ये होती है कि z माइनस ए प्लस बी अयोटा, अब यहां पर इक्वल भी हो सकता है और यहां पर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन भी हो सकता है, और आगे कोई नंबर होगा, फॉर एग्जांपल एक नंबर है सी, मैं सी कह देता हूं। तो लेफ्ट साइड का जो ये पोर्शन है ना बेटा, ये ऐसे ही रहना है, बाहर माइनस होगा, इधर ब्रैकेट होगी, और ब्रैकेट के अंदर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सर अगर माइनस ना दिया हो तो पहले हम उसको खुद माइनस में कन्वर्ट करेंगे फिर? जी बेटे ये देखें, जैसे इसमें यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं देखना जरा, z प्लस को अगर मैं माइनस में चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो -2 -3 अयोटा हो जाएगा बेटा। अब ये मेरा फॉर्मेट बन गया। अब मैं इसको उसमें ट्रांसलेट अगर करूंगा तो मैं कहूंगा डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम -2 एंड -3 इज 4। बात समझ आई? तो ये जो बाहर वाला बेटा साइन है ना, ये भी सेम होना चाहिए फॉर्मेट वाला, अगर डिफरेंट है आप इसको चेंज करो, चेंज करो उसके बाद ट्रांसलेट करो और फिर डायग्राम बनेगी, उससे पहले डायग्राम नहीं बनानी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो ये लिख देता है कि z-2 इक्वल्स टू 3 है। अब ये भी वो फॉर्मेट तो नहीं है ना, हम क्या करेंगे, z माइनस, अब 2 माइनस का था ना तो बाहर माइनस आ गया तो 2 प्लस हो गया ना, इसको 2 + 0 अयोटा लिख सकता हूं। बच्चों जहां कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता उसकी जगह 0 लगा सकते हैं, जहां रियल पार्ट नहीं होगा उसकी जगह 0 लगा लें, जैसे ये ऊपर भी हमने किया था ना, यहाँ पे ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ये देखें यहाँ पे मैंने 0 लगा लिया था क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, रियल पार्ट था ही नहीं। तो जस्ट टू शो a + b अयोटा वाली फॉर्म मैंने यहाँ पर 0 कर दिया।
सेम यहां पर भी हमने यही किया बेटे। ये देखो, सिर्फ रियल पार्ट था, इमेजिनरी नहीं था, तो हमने उसकी जगह 0 लगा लिया। तो बताओ जरा, इसे ट्रांसलेट क्या करें, क्या आएगा, क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम, फ्रॉम क्या है, 2 0 इज 3, ऐसे ही है बेटा। बेटा ये जो 2 0 मैंने आपके सामने लिखा है ना, ये है सेंटर ऑफ सर्कल। ये वो सर्कल का सेंटर होगा जो सर्कल हमने ड्रॉ करना है। और बेटा ये जो 3 है ना, ये जो 3 बाद में मैंने लिखा है, ये क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। ये सर्कल का क्या है, रेडियस है। यानी हम लोग पता क्या करेंगे, हम लोग ऐसे एक ग्रिड लेंगे। मैं ना एक ग्रिड लेता हूँ, ठहरा सा। ये देखो बेटा, हम ना यहाँ पे एक ग्रिड ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास आ गया जी वाई एक्सेस, और ये हमारे पास आ गया जी एक्स एक्सेस। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ क्योंकि मेरा पॉजिटिव वाला आंसर है। सो 2 0, बेटे 2 0 कौन से वाला पॉइंट होगा, ये देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 0 ये पॉइंट है ना, 2 0। अच्छा, अब 2 0 पॉइंट है और 3 3 सेंटीमीटर, तो आपने क्या करना है, एक तो पहली बात, ये जो डायग्राम्स बनानी है, ये डायग्राम्स एक्यूरेट डायग्राम्स होंगी। ये स्केचिंग नहीं करनी, वहां वर्ड स्केचिंग का ही आता है, लेकिन हम एक्यूरेट डायग्राम्स बनाएंगे। तो आप कंपस लो, स्केल की हेल्प से कंपस को 3 सेंटीमीटर आपने कंपस ओपन करनी है। यहां 2 पे आपने कंपस रख के 3 सेंटीमीटर कंपस का एक सर्कल बनाना है। देखें अभी बनाते हैं। अब 3 सेंटीमीटर कंपस खोलनी है, इसका मतलब है 2 से लेके 5 तक जाएंगे हमारे पास, और इधर ये आएगा -1 पे, ये रहा -1, और 3 4, और ये रहा 5। ये रहा, चेक करेंगे, ये इस तरह से आपका एक सर्कल बनेगा। देखो बेटा, ये 4 है और ये 5 है, ये 0 है और ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,